शिमला की आबादी के बारे में जब बोलना हो तो शब्दों से ज्यादा तस्वीरें मायने रखती हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल आबादी नहीं बढ़ी है, बल्कि आबादी का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें इजाफा हुआ है। एक समय था जब अंग्रेज इस बात को लेकर परेशान हो गए थे कि 30,000 से ज्यादा आबादी हो गई है शिमला की। आज तो बात 2 लाख से ज्यादा की है। टॉय ट्रेन का टूटा हुआ रेलवे ब्रिज केवल तबाही का शिकार शिमला का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है इतिहास की एक कड़ी के टूट जाने का और गवाह है इंसानी लालच के सामने पहाड़ों का भरोसा टूटने का। देखिए, 1903 में अंग्रेजों के समय में निर्मित ये शिमला का रेलवे पुल नंबर 800 किस तरीके से क्षत विक्षत हो गया है। यहां पर अब सब कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। पेड़ों को काटकर जो खतरनाक तरीके से लटके हुए हैं उन्हें ठीक किया जा रहा है। यहां पर आपको आरपीएफ के जवान तैनात दिख जाएंगे, हिमाचल पुलिस के जवान तैनात दिख जाएंगे और साथ में इस पटरी का पूरा मुआयना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां पर सब चीज है कि एक तरफ मौसम की मार जरूर है, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अंग्रेजों की समर कैपिटल हुआ करती थी। वो दिल्ली से कालका तक आते थे और फिर इसी ट्रेन से शिमला पहुंचते थे। नैरो गेज के इस ट्रेन को नीचे बनाया ही इसीलिए था कि निर्माण के कारण किसी भी तरह पहाड़ों से रिसने वाला पानी न रुक जाए या पहाड़ों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन बढ़ती आबादी के भार का शिकार इस बार ये रेलवे ब्रिज भी हो गया। दरअसल ब्रिटिश काल में शिमला को बहुत नजाकत के साथ 25,000 लोगों के लिए ही बसाया गया। 1817 में 2 स्कॉटिश अफसरों ने शिमला की खोज की। 1819 में शिमला में पहली इमारत बनी और 1864 में अंग्रेजों ने इसे ग्रीष्म राजधानी घोषित कर दिया। 1898 में शिमला की आबादी 33,000 पहुंच गई तो अंग्रेजी हुकूमत को चिंता हुई। तब शिमला आने वालों पर भारी टैक्स लगाया गया ताकि शहर कम लोग आए। शिमला के बाहर चेक पोस्ट लगाई गई ताकि आने वाले लोगों के नाम नोट किए जाएं। नए निर्माण की दरख्वास्त खारिज की गई। इसके चलते 1898 से 1911 तक शिमला में केवल 3,000 की आबादी ही बढ़ी। ये मैं मानता हूँ कि पहले जितनी बिल्डिंग बनी, चूंकि उसमें सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था, फाउंडेशन का, उसमें किस तरह का मटेरियल होगा, तो इसीलिए वो आज भी चाहे 100 साल पुरानी भी बिल्डिंग है वो सुरक्षित है। अंग्रेजों की बिल्डिंग को तो अब भूल जाइए। हमको हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी जिसको हम भूल गए हैं वो भी जाननी जरूरी है। और कैसा बिल्डिंग मटेरियल हो, किस तरह की बिल्डिंग हो, ये तो हम ट्रेडिशन से भी सीख सकते हैं। जनसंख्या बढ़ी तो अवैध निर्माण भी बढ़े और शिमला पर दबाव बढ़ता चला गया। 2011 के सेंसस के अनुसार शिमला की आबादी 1,69,578 थी। आसपास के विस्तार के इलाकों को शामिल करें तो 2011 में कुल आबादी 2,41,429 हो चुकी थी। इस भारी आबादी के साथ शिमला कितना बोझ सहे और कब तक, ये सोचने का समय भी किसी के पास नहीं रहा। अब आजकल एक फैशन सा हो गया है, जिसे देखो वो पहाड़ पे जा रहा है। जहां गर्मी पड़ी नहीं कि लोग पहाड़ पे दौड़ने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपका जितना आबादी बढ़ेगी, जितना लोग वहां जाकर रहेंगे, जितना ज्यादा वहां माइनिंग होगी, जितना ज्यादा वहां पर घनत्व होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा वहां पर जो है नुकसान होगा। 101% नुकसान होगा। आबादी के घनत्व के अनुसार शिमला में 1 हेक्टेयर में केवल 450 लोगों के रहने की अनुशंसा की गई थी। उतनी जगह में अब 2,500 से 3,500 लोग रहते हैं। अर्बन प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, और इसीलिए
जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी अर्बन प्लानर्स हैं, हम ये उन्हें कहते हैं कि आप आपदा प्रबंधन में इस चीज़ को प्राथमिकता दीजिए कि कहाँ पर अर्बनाइजेशन हो, पहली चीज़, किस प्रकार का हो, दूसरी चीज़, चूंकि आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, चाहे वो हिमालय में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो बस्ट कर रहे हैं। तो हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम अर्बन प्लानिंग करते हैं। पर यह दिक्कत केवल शिमला की नहीं है। भारत के कई पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी का घनत्व बढ़ा है, जिससे वहां दिक्कतें शुरू हुई। 4,251 वर्ग किलोमीटर में बसे नैनीताल में जो आबादी का घनत्व 2001 में 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, वो 10 साल में 225 हो गया। दक्षिण भारत के सबसे सुंदर हिल स्टेशन ऊटी में हर वर्ग किलोमीटर पर 2,500 लोग रहते हैं। पूर्वोत्तर में दार्जिलिंग में हर वर्ग किलोमीटर पर 586 लोग रहते हैं। आज इन पहाड़ी इलाकों की स्थिति यह है कि सड़कें जाम रहती हैं। इतनी बड़ी आबादी के रहने के लिए मकानों का निर्माण, जंगलों का कटान और लगातार पहाड़ों की खुदाई तबाही के रूप में सामने खड़ी है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 2020 से 22 के बीच 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं 6 गुना बढ़ गई हैं। राज्य में 17,120 भूस्खलन आशंकित क्षेत्र हैं, जिनमें से 675 रिहायशी इलाकों के पास हैं। चंबा में 133, मंडी में 110, कांगड़ा में 102, लाहौल स्पीति में 91, ऊना में 63, कुल्लू में 55, शिमला में 50, सोलन में 44, बिलासपुर में 37, सिरमौर में 21 और किन्नौर में 15 भूस्खलन आशंकित स्थान हैं। अभी आपने देखा कि 117 लैंडस्लाइड 55 दिन में 117 लैंडस्लाइड वहां पे हुई है। तो इसलिए पूरा अपना चंबा, मंडी, शिमला, ये जितने भी जो मेरे ख्याल से 10 जिले हैं जो चिन्हित किए गए हैं। हम जानते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 17,170 ऐसी जगह हैं जहां पर के लैंडस्लाइड हो सकती है। और इस त्रासदी में हमें पहले से पूर्व तैयारी की जरूरत है। मिटिगेशन, जिसे हम न्यूनीकरण कहते हैं, कैसे आपदा के प्रभाव को कम कर सकें, वो चीज हमें करनी चाहिए। पहाड़ों पर बसने वाली आबादी पहाड़ों पर कितना दबाव डाल रही है, ये जानना भी जरूरी है। 1961 से 2011 के सेंसस तक 50 सालों में हिमालय पर रहने वाली आबादी में 250% की बढ़त हुई। जनसंख्या 1,99,00,000 से बढ़कर 5,38,00,000 पहुंच गई। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का सालाना दर 3.3 था। जबकि हैरानी की बात यह है कि विश्व के दूसरे देशों में पहाड़ों पर बसने वाले लोगों की दर 1% रही। 1911 में हिमालय में औसत आबादी का घनत्व 22 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1961 में इस घनत्व में 150% की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 36.31 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 2011 तक ये 96 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया। जबकि दुनिया के दूसरे देशों में पहाड़ों पर बसने वाली आबादी का ये घनत्व 54 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर ही था। अगर हिमालय क्षेत्र में इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो 2061 तक 26 करोड़ लोगों के हिमालय के पहाड़ों पर बसने का अंदेशा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कॉल दिया था कि जो पहाड़ की जवानी जो है, तो उसका मतलब उनका कहने का यही था कि जो भी जवान हो जाता है वो बेचारा कुछ भी ना कुछ काम करने के लिए जो है वो नीचे आ जाता है। तो ऐसे रोजगार बने वहाँ पे, इस तरह की चीज़ें बने कि वो वहीं पर उनको काम मिले। तो और वो सब रहना भी वहीं चाहते हैं, वो वहीं के यूज्ड टू हैं, लेकिन वो सब वहाँ के शहरों में आ जाते हैं और इसलिए आबादी बढ़ जाती है। फिर इस तरह से एक अनऑथराइज्ड हाउस बन जाते हैं। तो एक पूरा विशेष साइकिल है जो बन जाता है। तो हम इस पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ऑलरेडी, और हमें उम्मीद है कि हम, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इस माइग्रेशन को हम कम से कम रोक पाएंगे। हिमालय पर्वत पूरी दुनिया में सबसे नए पर्वतों में से एक माना जाता है, यानी यूं कहें तो कच्चा पहाड़ जिसकी मिट्टी अभी पत्थरों पर जम नहीं पाई। ऐसे में हिमालय के पूरे क्षेत्र में जो भी विकास हो वो नियंत्रित हो, संतुलित हो और सोच समझ कर हो।